हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरी चैप्टर को कवर किया गया है और एक एक टॉपिक को बारीक से समझाया गया है। यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अम्ल और क्षारक यानी एसिड्स एंड बेसेस। क्या होती हैं अम्ल या फिर क्या होती हैं क्षारक? कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू, इमली, दही, संतरा इत्यादि। यह हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसका स्वाद हमें खट्टा लगता है, जैसे नींबू हो गया, इमली, दही, संतरा इत्यादि। इन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, ये सभी पदार्थ जो हैं ये खट्टे होते हैं। इसका कारण यही है कि इन सभी पदार्थों में अम्ल पाया जाता है और अम्ल पाए जाने के कारण ही ये सभी पदार्थ हमें खट्टा लगता है। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद कड़वा होता है, जैसे साबुन, चूने का पानी, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा इत्यादि। तो अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे साबुन हो गया, चूने का पानी, बेकिंग सोडा, ये सभी का स्वाद कुछ ठीक नहीं लगता है यानी कड़वा लगता है। तो ये सभी पदार्थ जो हैं ये सभी पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। यानी क्षारक वैसे पदार्थ हैं जिसका स्वाद हमें कड़वा लगता है। जब हम अम्ल या क्षारक की स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है जिससे हम कहते हैं सूचक या फिर इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सूचक यानी इंडिकेटर होता क्या है? तो जैसा कि नाम है, ये सूचक, इंडिकेटर यानी जो कि हमें इंडिकेट करती हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा पदार्थ दिया जाए, कोई अज्ञात पदार्थ दिया जाए जो कि आप नहीं जानते हैं, और कहा जाए कि बताओ ये पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक, तो उस पदार्थ की प्रकृति को पता लगाने के लिए चखना एक साइंटिफिक तरीका नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वह पदार्थ आपके लिए जहर भी हो। इसीलिए चख कर पता लगाना यह एक साइंटिफिक तरीका नहीं है, यह एक घातक प्रक्रिया है। इसीलिए अज्ञात पदार्थ को कभी भी चखना नहीं चाहिए। तब सवाल यह उठता है कि सूचक क्या है? तो सूचक जो है अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ सूचक यानी इंडिकेटर कहलाता है। तो सूचक हम वैसे पदार्थ को कहेंगे जो हमें यह बताती हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। यानी अम्ल या क्षारक की पहचान बताने वाला पदार्थ को ही हम सूचक यानी इंडिकेटर कहते हैं। आपने लिटमस का नाम सुना होगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस जो है ये एक सूचक है जो हमें बताती हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक। और ये लिटमस जो है ये प्राकृतिक सूचक है, यानी इसमें जो है ये एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ है, यानी ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस दो तरह के होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। तो अम्ल जो है ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखिए, ये हम समझते हैं कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई विलयन दिया गया है, और अगर बताया गया कि बताओ ये जो है ये अम्ल है या फिर क्षारक है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो वैसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्ल होता है, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्षारक होता है। तो हमने क्या देखा कि लिटमस जो है वह एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दो नाम दिया जा रहा है, एक है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फ्थेलिन। ये दो पदार्थ जो हैं वह भी सूचक हैं, लेकिन ये संश्लेषित सूचक हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कोई दो संश्लेषित सूचक का नाम बताओ। उसमें पहला हो गया मेथिल ऑरेंज और दूसरा हो गया फिनोल्फ्थेलिन। अब अगला टॉपिक हमारे सामने है उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? जब किसी अम्लीय विलयन में
क्षार के विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हम जानते हैं कि जो अम्लीय विलयन होगा उसका अपना नेचर होगा, अपना प्रकृति होगा। ठीक उसी प्रकार जो क्षारीय विलयन होगा उसका भी अपना नेचर होगा। लेकिन जब दोनों विलयन यानी अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो वे दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यानी उस मिक्सचर का जो नेचर होता है वह न्यूट्रल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। तो जब दो विलयन यानी एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को उचित मात्रा में आपस में मिला दिया जाता तो उस मिक्सचर का जो प्रकृति होगा वह न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो क्लियर है कि उदासीनीकरण होता क्या है कि जब कभी भी अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और इसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। देखिए, जब कभी भी अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो एक नया पदार्थ बनता है जिससे हम लवण कहते हैं यानी इंग्लिश में सॉल्ट्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है जिससे हम लवण यानी सॉल्ट कहते हैं। और लवण बनने के साथ साथ जल के अणु भी बनते हैं, यानी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उस स्थिति में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, यानी ये जो अभिक्रिया है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आइए एक एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को। हम ले लेते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन। चूंकि ये जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में AQ लिखा गया है। और HCl जो है वह एक अम्ल है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब ये अभिक्रिया करती हैं NaOH से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, चूंकि NaOH जो है वह एक क्षार है यानी एक बेस है। तो जब HCl और NaOH यानी एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करती हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर जलीय विलयन के रूप में हमें प्राप्त होता है और ये एक लवण है। और ये NaCl बनने के साथ साथ और एक पदार्थ बनता है जो H2O है यानी जल के अणु भी बनते हैं। तो हमने देखा कि इस अभिक्रिया में एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किया और इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी रिलीज होती है। अब हम सीधे चलेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म पर। यहाँ पर हम कुछ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अम्ल और क्षारक का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पहला पॉइंट है धातु के साथ अभिक्रिया, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करती है या फिर क्षारक जो है वह धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए यह बात क्लियर है कि जब कभी भी धातु जो है वह अम्ल से अभिक्रिया करे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, वह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक आपस में अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसका इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके दो प्रकार का पदार्थ बनाती हैं, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो हम कह सकते हैं
कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। इस केस में ZnSO4 जो है वह एक लवण है, और ये लवण जो है हम कैसे प्राप्त करते हैं, जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो एक लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक इसी प्रकार कुछ धातुएं क्षारक से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि धातु जो है वह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ धातुएं ऐसे हैं जो क्षारक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH प्लस Zn, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। Na2ZnO2 जो है ये है सोडियम जिंकेट, परंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह की जो अभिक्रिया है, यानी धातु और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, इस तरह की अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। धातु का जो कार्बोनेट होता है, यानी धातु कार्बोनेट, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके 3 प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, जब ये HCl से अभिक्रिया करते हैं यानी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो 3 प्रकार का पदार्थ बनता है। उसमें पहला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है। इसके अलावा जल बनते हैं यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस। इस प्रकार धातु कार्बोनेट जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि धातु कार्बोनेट जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जब HCl से अभिक्रिया करते हैं यानी एक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो 3 प्रकार का पदार्थ बनता है। उसमें पहला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है। इसके अलावा बनता है H2O यानी जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वह भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अगला पॉइंट है, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज, इसीलिए इस पॉइंट पर फिर से एक बार नजर डाल लेना जरूरी है। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके 2 प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, एक लवण और दूसरा जल। तो एक एग्जांपल के जरिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करता है HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन से, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके 2 पदार्थ बनाते हैं। पहला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और दूसरा है जल के अणु यानी H2O। इस प्रकार अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार अम्ल और क्षारक का जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस प्रकार के रिएक्शन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए ऐसा रिएक्शन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यहाँ पर हम देखेंगे कि अम्ल जो है वह धात्विक ऑक्साइड से कैसे अभिक्रिया करता है। धात्विक ऑक्साइड कहने का मतलब धातु का जो ऑक्साइड होता है, यानी धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच कैसा अभिक्रिया होता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, जो कि कॉपर का ऑक्साइड है यानी एक धात्विक ऑक्साइड है।
ये जब अभिक्रिया करता है एक अम्ल से यानी HCl से, जो कि एक अम्ल है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके दो प्रकार का पदार्थ बनाता है। पहला है CuCl2 जो कि एक लवण है, और इसके अलावा बनता है H2O यानी जल के अणु। तो चूंकि ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इसको हम बैलेंस कर लें तो सिंपली करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में HCl के पहले 2 लगा देना होगा। बस ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब आगे समझते हैं। चूंकि पहले हमने देखा कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, तो ठीक उसी प्रकार ये रिएक्शन भी हमें वैसा ही दिख रहा है, यानी धातु का ऑक्साइड और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं धातु का जो ऑक्साइड है वह क्षारक का रोल अदा करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड जो है वह क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है वह क्षारीय होती है। अब हम देखेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी अधातु का जो ऑक्साइड होता है अधात्विक ऑक्साइड, और अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक के बीच का अभिक्रिया कैसा होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कार्बन का एक ऑक्साइड है, यानी ये जो है ये एक अधात्विक ऑक्साइड है। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दो प्रकार का पदार्थ बनता है। उसमें पहला है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक लवण है, और इसके अलावा बनता है H2O यानी जल। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया को जरा आप गौर से देखें। चूंकि हमने पहले देखा कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये अभिक्रिया भी है कि क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यानी कहीं ना कहीं अधात्विक ऑक्साइड जो है वह अम्ल का भूमिका अदा करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो है वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है, यानी एसिडिक नेचर की होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन। यहां पर हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन में क्या होता है। अम्ल जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। कोई भी अम्ल जो है वह जल की उपस्थिति में क्या करता है ना, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl का। ये HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जल की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन बनाता है। यानी ये HCl जो है वह डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन आयन में, और ये हाइड्रोजन आयन जो है ये फिर से जल के अणु के साथ अभिक्रिया करता है। यानी हाइड्रोजन आयन जो है वह H2O से अभिक्रिया करके H3O+ बनाता है, और ये H3O+ को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अम्ल जो है वह जल की उपस्थिति में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है, यानी H3O+ आयन उत्पन्न करता है। जबकि क्षारक जो है वह जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं NaOH का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह जल की उपस्थिति में दो प्रकार का आयन उत्पन्न करता है, Na+ और OH-। तो ये OH- जो है वह है हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कोई भी क्षारक जो है वह जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें KOH का यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये भी जल की उपस्थिति में K+ आयन उत्पन्न करता है और OH- आयन उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें MgOH2 का यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये भी जल की उपस्थिति में
Mg डबल प्लस आयन उत्पन्न करता है और OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि क्षारक जो है वह जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हैं। उसमें पहला पॉइंट है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जितने भी क्षारक हैं उसमें सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। उसमें कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाए वैसे क्षारक को क्षार कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, क्या होती हैं तनु और सांद्र विलयन। देखिए, जब कभी भी हम अम्ल क्षार या फिर विलयन के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार का शब्द आता है। उसमें एक है तनु और दूसरा है सांद्र। हम अक्सर देखते हैं कि किताब में लिखा हुआ रहता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है कि आखिर ये सांद्र या फिर तनु होता क्या है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि सांद्र क्या है और तनु क्या है। अम्ल या क्षारक के विलयन में जल मिलाने पर आयन यानी H3O+ या OH- की सांद्रता में कमी हो जाती है। देखिए, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। जब हम किसी अम्ल या क्षारक के विलयन ले लेते हैं तो उसमें आयन मौजूद होता है। चूंकि हम जानते हैं कि अम्लीय विलयन में H3O+ आयन रहता है जबकि क्षारीय विलयन में OH नेगेटिव आयन रहता है। तो जब इसकी सांद्रता अधिक होती है तो हम उससे कहेंगे कि सांद्र विलयन है, और जब इसकी सांद्रता कम होगा तो हम कहेंगे कि ये तनु विलयन है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सांद्र विलयन में जल मिलाकर उससे हम तनु विलयन बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल के जरिए इसको हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमें दिया गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें जब अगर हम जल मिला देंगे तो यह बन जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी किसी भी विलयन में जल मिलाकर उससे तनु बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को तनुकरण यानी डाइल्यूशन कहते हैं। अब जरा इसको समझिए, सांद्र विलयन मतलब क्या? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। प्रति इकाई आयतन में अधिक आयन। अगर आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें प्रति इकाई आयतन में अगर आयन की संख्या अधिक हो तो हम कहेंगे कि यह सांद्र विलयन है। ठीक उसी प्रकार अगर तनु विलयन की बात किया जाए तो हम कहेंगे कि प्रति इकाई आयतन में कम आयन, यानी जो आपको विलयन दिया गया है उसमें प्रति इकाई आयतन में अगर आयन की संख्या कम हो तो हम उससे कहेंगे तनु विलयन है। तो इस प्रकार सांद्र विलयन में जल मिलाकर उससे तनु विलयन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। आपने पीएच स्केल का नाम सुना है। चूंकि साइंस की जो हम पढ़ाई करते हैं इसमें हर चीज को मेजर किया जाता है। जिस प्रकार किसी भी लंबाई को नापने के लिए हम मीटर स्केल का यूज करते हैं, जिस प्रकार किसी वस्तु का तापमान को मापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी अम्ल या क्षारीय की प्रबलता या दुर्बलता को नापने के लिए जो स्केल का यूज किया जाता है उससे हम कहते हैं पीएच स्केल। यानी बात क्लियर है, पीएच स्केल जो है वह एक मेजरिंग प्रोसेस है और इस स्केल के जरिए हम ये नापते हैं कि किसी भी एसिड की स्ट्रॉन्गनेस क्या है या फिर उसकी वीकनेस क्या है। यानी कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये हम पता लगाते हैं पीएच स्केल से। ठीक उसी प्रकार कोई बेस यानी कोई क्षार ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है ये पता लगाते हैं पीएच स्केल से। तो हम कह सकते हैं किसी अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान होता है। देखिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि पीएच स्केल में जो वैल्यू होता है वह 0 से लेकर 14 तक होता है। किसी विलयन का पीएच मान उसकी अम्लीयता अथवा क्षारकीयता को व्यक्त करता है। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा।
देखिए पीएच स्केल का ये एक फंडा है कि अगर सॉल्यूशन में, विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक हो तो उसका पीएच मान कम होगा, और अगर इसकी सांद्रता कम हो तो उसका पीएच मान अधिक होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो हम कहेंगे कि यह विलयन जो है वह अम्लीय विलयन है। क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो हम कहेंगे कि यह विलयन जो है वह क्षारीय है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो हम कहेंगे कि ये न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, बल्कि ये उदासीन विलयन है। अब हम समझेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। विलयन में H3O+ आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अगर विलयन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या अधिक हो तो हम कहेंगे कि यह विलयन जो है ये एक प्रबल अम्लीय विलयन है। ठीक इसी प्रकार अगर विलयन में H3O+ आयनों की संख्या कम हो तो हम कहेंगे कि ये जो है ये एक दुर्बल अम्लीय विलयन है। यानी किसी भी अम्लीय का प्रबलता या दुर्बलता उसके हाइड्रोनियम आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी हाइड्रोनियम आयन की संख्या अगर अधिक तो अम्ल प्रबल, और हाइड्रोनियम आयन की संख्या अगर कम तो अम्ल दुर्बल। अब यहाँ पर दो सॉल्यूशन दिया गया है, यानी दो विलयन दिया गया है, एक है विलयन ए और एक है विलयन बी। अब दिया हुआ है कि विलयन ए का जो पीएच मान है वह है 2 और विलयन बी का जो पीएच मान है वह दिया हुआ है 6। अब आपको बताना है कि ये दो विलयन में कौन सा विलयन एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है और एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। तो देखिए जो प्रबल अम्ल होता है उसका पीएच मान कम होता है, तो इसमें विलयन ए जो है उसका पीएच मान कम है, इसलिए विलयन ए जो है वह एक प्रबल अम्ल है और विलयन बी जो है वह एक दुर्बल अम्ल है। तो इस प्रकार दो विलयनों का प्रबलता या दुर्बलता हम उसके पीएच मान को देखकर पता लगा सकते हैं। अभी हमने देखा कि प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। अब हम देखेंगे कि प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। इसी प्रकार विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा। चूंकि हम जानते हैं कि जो क्षार होता है उसका जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन होता है, तो किसी विलयन में OH नेगेटिव आयन की संख्या जितनी अधिक होगी वह उतना ही प्रबल क्षार होगा, और विलयन में OH नेगेटिव आयन की संख्या जितनी कम होगी क्षार उतना ही दुर्बल होगा। यानी विलयन में अगर OH नेगेटिव आयन की संख्या कम होगा तो हम कहेंगे कि ये क्षार जो है ये दुर्बल क्षार है। अब यहाँ पर दो विलयन दिया गया है, एक है विलयन ए और एक है विलयन बी। विलयन ए का पीएच मान दिया हुआ है 8 और विलयन बी का पीएच मान दिया हुआ है 12। अब बताना है कि इसमें कौन विलयन प्रबल क्षार है और कौन विलयन दुर्बल क्षार है। तो देखिए जिस विलयन का पीएच मान अधिक होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रबल क्षार है, और जिस विलयन का पीएच मान कम होगा उससे हम कहेंगे कि ये दुर्बल क्षार है। तो विलयन ए जो है उसका पीएच मान कम है, इसीलिए ये हो गया दुर्बल क्षार, और विलयन बी जो है उसका पीएच मान अधिक है, इसीलिए ये हो गया प्रबल क्षार। चूंकि ये बात हम जानते हैं कि क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पौधे एवं जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए कोई भी जीव जंतु वह जो है पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट का यानी आंतरिक वातावरण का पीएच मान एक निश्चित रेंज के अंदर ही होना चाहिए। अगर पीएच मान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाए तो उसके लिए जिंदा रहना संभव नहीं है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है।
अगर हमारे शरीर का इंटरनल एनवायरनमेंट का पीएच वैल्यू जो होगा वह 7 से लेकर 7.8 के बीच अगर रहे तो फिर हमारा शरीर ठीक से कार्य कर सकता है। अगर 7 से नीचे हो जाए या फिर 7.8 से ऊपर हो जाए तो फिर हमारा शरीर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। इस प्रकार जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। हमारे रक्त का औसत पीएच मान 7.4 होता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे रक्त का औसत पीएच मान क्या है। तो हमारे ब्लड का एवरेज पीएच वैल्यू जो है वह है 7.4। अगला है अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। हमने अक्सर अम्लीय वर्षा के बारे में सुना है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? देखिए, जैसा कि नाम है, नाम से ही स्पष्ट है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए तो उससे हम कहेंगे कि अम्लीय वर्षा हो रही है। वर्षा जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम कहेंगे कि अम्लीय वर्षा हो रही है। तो देखिए, बहुत सारा लोगों का ये कंफ्यूजन होता है और उनका जवाब रहता है कि पीएच मान अगर 7 से कम हो जाए, वर्षा जल का पीएच मान अगर 7 से कम हो जाए तो उससे वह अम्लीय वर्षा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो तभी हम उससे अम्लीय वर्षा कहेंगे। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का जल का पीएच मान कम हो जाता है। देखिए, जब अम्लीय वर्षा होती है तो फिर वह वर्षा का जल नदी में पहुंच जाती है और जिसके कारण नदी के जल का पीएच मान एक सामान्य मान से भी नीचे आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नदी के जल का पीएच मान जो है वह काफी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जलीय जीवों का जीवन कठिन हो जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे एक निश्चित परास में ही, पीएच मान के एक निश्चित परास में ही जिंदा रह सकता है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि नदी के जल का पीएच मान सामान्य से भी कम हो जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में जलीय जीवों का जीवन कठिन हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है। यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारा अमाशय कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो उसका जवाब क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। कभी कभार इंडाइजेशन के केस में क्या होता है कि हमारा अमाशय अत्यधिक मात्रा में HCl सिक्रेट करता है जिसके कारण हाई एसिडिटी के कारण पेट में दर्द या फिर जलन का अनुभव होता है। दर्द से मुक्ति के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ ऐसे मेडिसिन लेते हैं जो एंटासिड होते हैं और ये एंटासिड क्या होता है? ये क्षारक होते हैं कि जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसकी अम्लीयता को कम कर देते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अपच की स्थिति में जब हमारा अमाशय अत्यधिक एसिडिक हो जाता है तो वैसी स्थिति में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यह पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे मुंह के पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो कितना होता है ना? 5.5। जब कभी भी हमारे मुंह के पीएच मान 5.5 से कम रहता है तो हमारा दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। यानी दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमारे अमाशय का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर हमारी अमाशय अत्यधिक मात्रा में HCl सिक्रेट करेगा तो फिर हमारे मुंह का पीएच मान भी कम हो जाएगा।
जिसके कारण हमारा दांत भी खराब हो जाएगा। यानी हमारे दांत की स्वास्थ्य हमारी पेट की स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है दांतों का इनेमल, यानी दांत का जो ऊपरी परत जो कि व्हाइट रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, उससे हम इनेमल कहते हैं। तो ये पदार्थ जो होता है ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी दांत का इनेमल कौन सा रसायन का बना होता है, तो उसका जवाब क्या होगा, न कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाती है। तो जब हमारी मुंह की पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो वैसी स्थिति में दांत का इनेमल जो है वह संक्षारित होने लगता है, वह क्षय होने लगता है। इसीलिए मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है, ताकि अम्ल की अधिक्यता को उदासीन किया जा सके। इसीलिए मुंह की सफाई करने के लिए जो दंत मंजन का यूज किया जाता है वह क्षारकीय होता है, यानी क्षारीय होता है, और यह क्षारीय होने के कारण ही अम्ल की अधिक्यता को उदासीन कर देता है। अगला पॉइंट है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कुछ ऐसे जंतु होते हैं या फिर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड का यूज करते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका जवाब क्या होगा, मैथेनोइक अम्ल। डंक मारे गए अम्ल में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। तो जिस जगह पर डंक मारा गया है वहां पर अगर हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो हमें आराम महसूस होता है। कारण क्या है कि जो बेकिंग सोडा है वह एक क्षारक है जो कि अम्ल की अम्लीयता को कम कर देते हैं, जिसके कारण हमें दर्द से आराम मिलता है। इसी प्रकार चींटी का डंक भी मैथेनोइक अम्ल छोड़ता है। इसी प्रकार नेटल का डंक भी मैथेनोइक अम्ल छोड़ता है। नेटल जो है वह एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है, और ये नेटल का डंक में मैथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। अब हम अगले टॉपिक में आएंगे, कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। यहाँ पर हम कुछ प्राकृतिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें पाए जाने वाले कौन से अम्ल हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं टमाटर का। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम दही की बात करें तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक में भी मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी फायदेमंद है, इस पॉइंट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब हमारा टॉपिक है लवण का पीएच मान। चूंकि हमने देखा कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, वहीं क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि लवण का पीएच मान क्या होता है। तो वास्तव में अगर पूछा जाए तो लवण का पीएच मान 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 होता है। जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं तो उस लवण का पीएच मान 7 होता है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। जब एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं
तो वैसे लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक इसी प्रकार दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जब एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं तो उस लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लवण का पीएच मान 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है और 7 से अधिक भी हो सकता है। साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट क्या होता है? साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका उपयोग हम अपने भोजन के साथ करते हैं और इस साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण लवण का नाम है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। जलीय सोडियम क्लोराइड यानी लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। जब हम लवण जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो उसमें क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसका इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं NaCl AQ। चूंकि NaCl जो है वह जलीय विलयन है इसलिए AQ लिखा गया। तो ये जो है ये जल से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के बाद ये बनाता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। इसके अलावा ये बनाता है क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस और अंत में बनाता है H2 गैस। यानी ये लवण जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो ये NaOH का जलीय विलयन बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब देखिए कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। जब हम शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 यानी शुष्क बुझा हुआ चूना, जब इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस का यानी Cl2 गैस का तो फिर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसके अलावा और एक पदार्थ बनता है और वह है H2O यानी जल के अणु बनते हैं। अब ये CaOCl2 जो है यही है विरंजक चूर्ण। अब हम देखेंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम करते हैं कि जल से जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए। अगला इसका यूज है कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। नेक्स्ट इसका यूज है वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्रियों में इत्यादि। इस प्रकार विरंजक चूर्ण जो है वह हमारे लिए काफी उपयोगी है। अगला महत्वपूर्ण लवण है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बेकिंग सोडा जो है वह हमारे लिए एक उपयोगी लवण है। अगला महत्वपूर्ण लवण है धोने का सोडा यानी वॉशिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अब यहां पर हम नोट करेंगे कि धोने के सोडे का उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग है घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका अगला जो उपयोग है वह है कि कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। और अगला उपयोग है इसका कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार धोने का सोडा जो है वह हमारे लिए काफी उपयोगी है।
अगला महत्वपूर्ण लवण है जिप्सम। जिप्सम एक लवण है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। अगला महत्वपूर्ण लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है यानी CaSO4.12H2O बनाता है और इससे ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है CaSO4.12H2O। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के अभिक्रिया से जिप्सम का निर्माण होता है। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं CaSO4.12H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जब ये अभिक्रिया करता है H2O यानी जल के अणु से, जल का कितना अणु 1.5, तो ये जब जल के अणु से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है CaSO4.2H2O जो कि है जिप्सम का फॉर्मूला। तो इस प्रकार जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4.2H2O। तो इस प्रकार इस वीडियो में पूरे चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया गया और उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।